स्वागत है रे क्लासेस फिरोजाबाद में। हमारा चैप्टर चल रहा था डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। देखिए भाई क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल को कंसीडर करना है। इसमें I1 प्लस I2 की वैल्यू दे रखी है NI और PT की। तो I1 प्लस I2 का सम NI के लिए 2.49 है और PT के लिए 2.66 है। ऐसे ही I3 और I4 का सम NI के लिए 8.80 है और यही काम PT के लिए 6.70 है। कह रहा है इन सारी वैल्यू को देखो और दो बातों के आंसर दो। ऑन द बेसिस ऑफ अबव टेबल गिव आंसर। क्या क्या? विच इज मोर स्टेबल बिटवीन Ni+2 एंड PT+2। कह रहा है ये बताओ Ni+2 और PT+2 में ज्यादा स्टेबल कौन है, यानी Ni+2 स्टेबल है या PT+2। सेकंड में पूछ रहा है विच इज मोर स्टेबल बिटवीन Ni+4 एंड PT+4। इसी प्रकार पूछ रहा है Ni+4 और PT+4 में ज्यादा स्टेबल कौन है। तो दो बातें पूछी गई हैं क्वेश्चन में कि ये बताओ Ni+2 और PT+2 में ज्यादा स्टेबल कौन है और क्यों। दूसरी बात पूछी गई है PT+2 और PT+4 में ज्यादा स्टेबल कौन है और क्यों। इसके लिए हमें हेल्प करने के लिए दे रखी है IE वैल्यू। IE का मतलब है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? वो एनर्जी जिसे देने पर लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एटम को छोड़कर चला जाता है। वो एनर्जी जिसे देने पर इलेक्ट्रॉन जो लास्ट शेल में होता है वो एटम को छोड़कर चला जाता है, उस एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं और लिखते हैं I.E से। अगर आप लास्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकालो तो वो कहलाएगा IE1। फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो जो एनर्जी अब चाहिए वो IE2। तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो IE3। चौथा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो IE4। IE1 का मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकालना, IE1 का मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकालना, IE2 का मतलब सेकेंड इलेक्ट्रॉन का रिमूवल, IE3 में थर्ड इलेक्ट्रॉन का रिमूवल और IE4 में फोर्थ इलेक्ट्रॉन का रिमूवल करते हैं। अब आप इन वैल्यूज को देखिए जरा। देखो I1 प्लस I2 का सम किसका कम है? Ni का। ये 2.49 है, ये 2.66 है। तो इसका मतलब है Ni चाहता है कि मैं जल्दी से Ni+2 बनूं, है ना। Ni को Ni+2 बनने की क्या है? जल्दी है। कम एनर्जी में ये काम हो रहा है। I1 प्लस I2 का सम देखो 2.49 2.66 से क्या है? छोटा, यानी ये काम जल्दी हो रहा है। ये काम जल्दी क्यों होगा? ये काम इसलिए जल्दी हो रहा होगा कि Ni+2 ज्यादा स्टेबल होगा और PT में इस काम के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए। ये काम के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, इसका मतलब PT में +2 स्टेट ज्यादा बढ़िया नहीं है। तो इसका मतलब मैंने ये कहा I1 प्लस I2 का सम Ni का छोटा है। किससे? PT से। तो इस बात से साबित हुआ Ni+2 इज मोर स्टेबल देन PT+2। तो ये पहले पार्ट का आंसर हो गया, विच इज मोर स्टेबल बिटवीन Ni+2 एंड PT+2। तो मैंने आंसर दिया Ni+2 ज्यादा स्टेबल है। किससे? PT+2 से। तो ये पहले पार्ट का आंसर हो गया। अब दूसरे का देखो भाई, I3 और I4 इसका सम Ni के लिए तो 8.80 है। देख पा रहे हैं I3 और I4 का सम Ni के लिए तो 8.80 है और PT के लिए 6.70 है। दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है? ये वाली। ये छोटी वैल्यू किसकी है? PT की। तो इसका मतलब PT+4 ज्यादा स्टेबल है Ni+4 से। तो ये आंसर हुआ। देखो पहले वाले आंसर का कंपेयर यहां से किया, दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है? दोनों में से छोटी वैल्यू ये है। तो इसका मतलब +2 स्टेट Ni की बढ़िया है। +4 वाली का कंपेयर किया यहां से, इन दोनों में से छोटी कौन सी है? ये। तो +4 ज्यादा बढ़िया किसकी है? PT की। तो इस तरीके से हमने देखा Ni की +2 स्टेट ज्यादा बढ़िया है PT की +2 से, लेकिन
पीटी की +4 स्टेट ज्यादा बढ़िया है एनआई की +4 से। तो कौन कौन बढ़िया है? एनआई की +2 और पीटी की +4। ओके रहा? बात समझ में आ गई होगी? पूरा क्वेश्चन देख लिया आपने? क्लियर हो गया? वो चीज ज्यादा बढ़िया होगी +2 में जिसका I1 और I2 का सम छोटा होगा। इसी तरीके से +4 में वो बढ़िया होगी जिसका I3 और I4 का सम छोटा होगा। ठीक, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है, क्वेश्चन है नेक्स्ट में कि क्वेश्चन में पूछ रहा है K2 PTCl6 एक नॉन कंपाउंड है। K2 PTCl6 इज नॉन कंपाउंड बट K2 NiCl6 does not exist। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो आपसे मालूम है? कह रहा है ये कंपाउंड को एग्जिस्ट करता है। कौन? K2 PTCl6 तो एग्जिस्ट करता है लेकिन K2 NiCl6 एग्जिस्ट नहीं करता। इसके पीछे वजह बताओ। क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्या क्वेश्चन है बोलो? K2 PTCl6 तो एग्जिस्ट करता है, K2 NiCl6 एग्जिस्ट क्यों नहीं करता? देखो बेटा, इसकी वजह आप अभी मैंने अभी आपको बताया पिछले क्वेश्चन में। ये थोड़ा सा हटा रहा हूं। अभी पिछले क्वेश्चन में अपन ने डिस्कस किया था कि Ni और Pt में अगर हम कंपेयर करें तो Ni की +2 स्टेट Pt की +2 से बढ़िया है, लेकिन +4 कंडीशन में Pt बढ़िया होता है। यानी +2 स्टेट Ni की बढ़िया होती है और +4 स्टेट Pt की। अब जो आपका कंपाउंड है K2 PTCl6, इसके अंदर Pt का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। 2K का 2, Pt का X, 6Cl का -6 इक्वल टू 0, X इक्वल टू +4। यानी कि इस कंपाउंड के अंदर Pt की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। इसी तरीके से आप निकालेंगे K2 NiCl6 में। तो क्या करोगे बोलो? 2 + X -6 इक्वल टू 0, X इक्वल टू +4। तो इस कंपाउंड में Pt +4 स्टेट में और इस कंपाउंड में Ni +4 स्टेट में। और अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने साबित किया था +4 स्टेट Pt की बढ़िया है किससे? Ni से। तो इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल है और ये स्टेबल नहीं है। तो ये क्या है? अनस्टेबल। अगर ये अनस्टेबल है तो इसका मतलब ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा, और ये स्टेबल है इसका मतलब ये कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा। तो इससे साफ साबित हुआ कि K2 PTCl6 एग्जिस्ट करेगा क्योंकि उसके अंदर Pt +4 कंडीशन में है जो कि उसकी स्टेबल कंडीशन है। लेकिन K2 NiCl6 एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि इसके अंदर Ni +4 कंडीशन में है और +4 कंडीशन Ni की अनस्टेबल होती है। तो क्वेश्चन ये था K2 PTCl6 एग्जिस्ट। क्यों एग्जिस्ट? क्योंकि Pt +4 हाईली स्टेबल है। K2 NiCl6 डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि Ni +4 अनस्टेबल है। समझ में आई? इस वजह से ये बात आ रही है। पूरे दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करेंगे। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि भाई Cu+1 आयन एक्वस सॉल्यूशन में अनस्टेबल होता है। क्या क्वेश्चन है? वाई Cu+1 आयन इज अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। वाई Cu+1 आयन इज अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन है। अब बेटा इसका आंसर क्या होगा? देखो बेटा, कॉपर की 2 स्टेट होती है, एक +1 और एक +2। कौन कौन सी होती हैं? +1 और +2। जो कॉपर की +1 स्टेट होती है इसे बोलते हैं Q+, और +2 को बोलते हैं Q'। जाहिर सी बात है प्लस चार्ज बढ़ने पर साइज छोटा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों में से छोटा कौन होगा बोलो?
Cu+2 क्या बताया मैंने, मोर पॉजिटिव चार्ज मीन्स स्मॉल साइज, मोर स्मॉल साइज। तो इसका मतलब क्या हुआ, Cu+2 आयन छोटा है और Cu+1 आयन बड़ा है। अब बेटे एक बात याद रखना, जितनी चीज छोटी होगी उससे पानी में घोलने पर उतनी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा निकलेगी, और जितनी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा निकलेगी उतना ही स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। रिपीट, छोटी चीज को पानी में घोलने पर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा निकलेगी, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा निकलेगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ स्मॉल साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। यानी कि आपका साइज अगर छोटा है तो पानी में घोलने पर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा निकलेगी, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा निकलेगी तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। अब दोनों बताओ साइज किसका छोटा है, इसका, तो इसका मतलब इसके केस में हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा निकलेगी और ये ज्यादा स्टेबल होगा। इसका साइज बड़ा है तो इसका मतलब इसे पानी में घोलने पर हाइड्रेशन एनर्जी कम निकलेगी और ये अनस्टेबल होगा। हाइड्रेशन एनर्जी कम निकलने से ये अनस्टेबल होगा पानी में घोलने पर। और यही तो पूछा है कि कॉपर +1 आयन अनस्टेबल क्यों है। हमारा आंसर क्या हुआ, Cu+1 आयन पानी में घोलने पर इसलिए अनस्टेबल है क्योंकि इसका साइज बड़ा है। बड़ा साइज होने से इसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम है और हाइड्रेशन एनर्जी कम होने से इसकी स्टेबिलिटी भी कम है ना। तो Cu+1 आयन क्या चाहता है, पानी में घोलते समय मैं Cu+1 से Cu+2 बन जाऊं, Cu+1 से क्या बन जाऊं, Cu+2। क्या ये ऐसा कर पाता है, हाँ। इसके लिए डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन शो करता है। क्या शो करता है, डिस्प्रपोर्शन। अब आप कहोगे डिस्प्रपोर्शन का मतलब क्या, 2 Cu+1 यूनिट पास आती है, इसका प्लस इस पे गया तो ये बन गया Cu+2 प्लस कॉपर। देखो ऐसा होने पर Cu+1 आयन किस में बदल गया, Cu+2 आयन में। Cu+1 से Cu+2 बना, साइज पहले बड़ा था अब क्या हो गया, छोटा। साइज छोटा होने से हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ी, हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ने से स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो पूरा आंसर क्या हुआ, सर पूरी बात का मतलब क्या हुआ, कोई बच्चा पूछे तो मैं कहूंगा बेटा Cu+1 आयन का साइज बड़ा है। साइज बड़ा होने से वो हाइड्रेशन एनर्जी कम दिखाएगा, अनस्टेबल होगा। तो पानी में घोलते में Cu+1 आयन डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन द्वारा, जो कि ये दिखाई गई है, Cu+2 आयन में बदल जाता है। Cu+1 के Cu+2 आयन में बदलने से साइज छोटा हो जाता है, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हो जाती है और स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है। अब एक बच्चे के मन में एक क्वेश्चन और आएगा, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है। बेटा जब किसी आयन को पानी में घोलते हैं तो पानी कैसा है, पोलर, H+OH-। तो जब किसी आयन को पानी में घोलते हैं तो पानी की पोलर नेचर की वजह से उस आयन और पानी के बीच में इंटरेक्शन फोर्सेस लगते हैं और इन इंटरेक्शन फोर्सेस के लगने से एनर्जी निकलती है। उस एनर्जी को ही हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। तो हाइड्रेशन एनर्जी इसलिए कॉज होती है क्योंकि जब कोई आयन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर में घोला जाता है तो आयंस और पोलर सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन होता है, अंत्यक्रिया होती है। उस अंत्यक्रिया से एनर्जी निकलती है, इंटरेक्शन से एनर्जी निकलती है। उस एनर्जी को ही क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। आयन जितना छोटा होगा उतना इंटरेक्शन ज्यादा होगा, आयन जितना छोटा होगा उतना इंटरेक्शन ज्यादा होगा, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगा। ठीक है, तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, वो एनर्जी जो रिलीज होती है जब किसी आयन को पोलर सॉल्वेंट में घोलते हैं। तो आयन और पोलर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन होता है, उससे जो एनर्जी निकलती है उसे हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। आयन का साइज जितना छोटा होगा उतना हाइड्रेशन एनर्जी बड़ी होगी। ठीक है, सामने से हट गया हूं, देख सकते हैं। ये डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन है
जिसके द्वारा Cu+1 आयन Cu+2 आयन में बदल रहा है और अपने को स्टेबल कर रहा है। पहले बच्चों, इस वाले वीडियो में मैंने आपसे 3 क्वेश्चन डिस्कस किए। पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि Na+2 और Pt+2 में ज्यादा स्टेबल कौन है। इसी प्रकार Na+4 और Pt+4 में ज्यादा स्टेबल कौन है। दूसरा क्वेश्चन में ये था कि K2PtCl6 तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन K2NiCl6 क्यों नहीं। ये दोनों क्वेश्चन आपस में जुड़े हुए थे। और इस क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया कि Cu+1 आयन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर अनस्टेबल होता है क्यों। उम्मीद है ये तीनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। हाइड्रेशन, एनर्जी वगैरह का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अगर ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज कॉम्प्लीमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।